12 में साधारण उपबंध। जांच किसे कहते हैं? जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई ना, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा। और विचारण किसे कहते हैं? महेश, विचारण के बारे में? न्यायालय द्वारा अपने ऐसी कार्रवाई जिसके अंततः व्यक्ति को दोष मुक्त या दोषी, जिसमें अंतिम रूप से व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जांच और विचारण न्यायालय के सामने बातें आई है। तो न्यायालय ऐसी स्थिति में क्या क्या तरह के काम कर सकता है ना, इस तरह की बात क्या है? सेक्शन नंबर 300, दोष एक बार दोष सिद्ध और दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाता है। क्योंकि एक आदमी को दोष सिद्ध कर दिया या दोष मुक्त कर दिया, जैसे जब ये अपने ट्रायल में देखा था, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन बराबर उसको प्रूफ नहीं कर पाया, कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया, उसको एक्विटल कर दिया। एक्विटल आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहे तो डिस्चार्ज, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के बाद दोष मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त करने के बाद क्या उसी मामले में ट्रायल वापस हो सकती है उसकी? नहीं, ये सेक्शन 300 कर रहा है। जबकि डिस्चार्ज किए जाने के बाद सेक्शन 300 का प्रोविजन का उसको फायदा नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 300 में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को भी पढ़नी पड़ेगी। महेश पढ़ो जरा 300 का 1। फर्स्ट, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है। शर्त है सक्षम न्यायालय। लोगों में शेयर लिखा व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा, न ही उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से आरोप द्वारा 221 की धारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे बिन अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की धारा 1 के अधीन प्रत्येक आरोप लगाया जा सकता है। तीसरा, जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वो दोषित हुआ इनमें कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। और जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोषित किया गया है उस पर ऐसी दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के लिए विचारण के लिए सक्षम नहीं था, इसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। 5, धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा उन्मोचित किया गया था अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसमें प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। क्या हुआ, ये पॉइंट क्या पढ़ा भी आपने? ये है कि सर जिस पहले कोई कोर्ट ने किसी को डिस्चार्ज कर दिया तो फिर वापस अगर उसके ऊपर आरोप लगाना है उसकी व्यवस्था करनी 258 को क्या कहता दीपक? अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा। एक तो था वो सबसे लास्ट वाला सेक्शन जिसमें जीतू से क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि मामला यदि समन है तो उसे वारंट में कन्वर्ट कर सकते हैं किस स्थिति में? 6 माह से ज्यादा हो। ठीक है, उससे जस्ट पहले एक सेक्शन था 258 क्या। अच्छा 257 क्या था? 257 में तो सर परिवार वापस लेना है जिसको किससे इंटरलिंक किया था? 321 से। अब बताओ 258 क्या है? पहला और उसके बाद का दोनों बता चुका। 258
हाँ क्या है नलिनी? जो सिचुएशन है मुख्य साक्ष्य लिए जाने से पहले और मुख्य साक्ष्य लिए जाने के बाद में, अगर मुख्य साक्ष्य कार्यवाही का रोक दिया जाना। यदि मैजिस्ट्रेट सेल्फ इंफॉर्मेशन पर या पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस परिवार से अन्यथा यदि कॉग्निजेंस लेता है तो वो चाहे तो मुख्य साक्ष्य लिए जाने से पहले और मुख्य साक्ष्य लिए जाने के बाद, अगर बाद में कर रहा है तो दोष मुक्त करेगा, और पहले कर रहा है तो डिस्चार्ज कर देगा, है ना। ये सेक्शन नंबर 258 की बात। यदि एक बार उसे डिस्चार्ज किया गया है और वो वापस से उसको ट्रायल करना चाह रहा है तो ऐसी कोर्ट के आदेश के तहत काम करेगा जिसको वो संबोधित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 को उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। 188 क्या कह रहा है? मैं दीपक 188 क्या कह रहा है? 188 क्या है 188? कंफर्म होता है, मतलब अपराध जिनकर किया गया है उसका परिणाम कोई और निकला है। ये तो 178 है। क्या है 188? भारत से बाहर किए गए अपराधों में, जैसे मैंने देखा था कि उसके ऊपर पोत पर या फिर रजिस्टर्ड विमान पर, फिर बाद में अपने IPC का हवाला दिया था। तो ये तो बस यूँ जनरल क्वेश्चन है, खाओ इसको, इससे ज़्यादा इसको पूछना नहीं है। एक मिनट अभी वापस चलते हैं। देखो सेक्शन नंबर 300 में लिखा है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है और ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है। प्रवृत्त रहने का मतलब है कि ऐसा कन्विक्शन या एक्विटल उसकी अपीलेंट कोर्ट के द्वारा खारिज कर लिया गया है, इसका मतलब वो तो डिस्चार्ज हो गया। वो तो अब तो मतलब ऐसी कन्विक्शन या फिर ऐसा एक्विटल तो एग्जिस्टेंस में रहा ही नहीं, तब तो फिर वापस से किया जा सकता है ध्यान। और जब रहता है कि साहब आपको दोष सिद्ध कर दिया गया है और ऐसी दोष सिद्धि बनी भी रही है, तब आपको वापस से ट्रायल नहीं किया जाए। तो प्रवृत्त रहने का मतलब ऐसा विचारण का भाग्य तथा उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भाग्य होगा, तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भाग्य होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी अपराध का विचार का भाग्य होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बिना आरोप 221 के द्वारा एक दिन लगाया जा सकता है। क्या कहते हैं नलिनी 221? 218 क्या कहता है दीपक? आज दीपक ये भी है। तो 218 है कि इन्हीं सेक्शन के अलावा पृथक आरोप नहीं। और 218 कौन कौन से सेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है? 19, 20, 21, 23, 22 में, 24 भी नहीं है। तो क्या कह रहा है 221? संदेह है कि कौन से, तो फिर उसके अधीन के जो ऑफेंस है जो उनके उसके लिए उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है। लिखा था अपन ने कि साहब ऑफेंस तो चल रहा है छल का, ठीक है, या फिर ना चोरी का, पर मामला पता चला है किसने तो चोरी की प्रॉपर्टी प्राप्त की है, तो उसके लिए हम दोष सिद्ध कर सकते हैं। ये यही कह रहा है कि ना केवल उस अपराध के लिए उसकी ट्रायल वापस होगी जिसमें उसको दोषित किया गया है, जबकि उस अपराध के लिए भी ट्रायल नहीं होगी जिसमें कि उसको दोषित किया जा सकता। वही बात सेक्शन नंबर 221 वाले सब सेक्शन सेकेंड। किसी अपराध के दोषित और दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण उसके विरुद्ध सेक्शन नंबर 220 की धारा 1 के दिन पृथक आरोप लगाया जा सकता है। क्लियर बात कह रहा है कि ऐसे अपराध की वापस से ट्रायल की जा सकती है जिसमें क्या किया जा सकता है, एक सेपरेट चार्ज फ्रेम कोर्ट से किया जा सकता था, तब तो ट्रायल की जा सकेगी, उसी में नहीं। सवाल ये कि वापस उसी एक्यूज्ड को ट्रायल किया जाना है एक सेपरेट चार्ज के लिए, सैंक्शन किसकी जरूरी है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हाईकोर्ट की या फिर कोर्ट की परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोषित हुआ है भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उनका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जबकि दोषित किया गया था परिणाम हुए ही नहीं थे और होना न्यायालय के द्वारा ज्ञात नहीं। दोनों बातें। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसने क्या कहा महेश? इस बात में क्या कहा?
पहले उसने ऐसा कोई अपराध किया जिसके लिए उसने दोषित कर दिया, हाँ। तो उसी टाइम ऐसा भी कोई ऑफेंस हुआ जिस टाइम कोर्ट के सामने वो आया है। जैसे कि एक लड़का किसी लड़की को किडनैप, मतलब एक आदमी किसी लड़की को किडनैप करके लेके गया और ऐसे आदमी ने क्या किया, किडनैप करके उस महिला को आगे बेच दिया। इस आदमी की ट्रायल चली किडनैपिंग के लिए, बाद में पता चला किडनैपिंग के लिए दोषित हो गया, बाद में पता चला जिस लड़की को बेचा गया तो उसकी डेथ कमिट हो गई, उसमें इसका भी हाथ था। या तो वो ऑफेंस तब तक हुआ नहीं था, या फिर जिसके लिए दोषित किया गया उसी के ट्रांजैक्शन में ऐसा ऑफेंस था, या ऑफेंस हो तो गया था मगर कोर्ट को पता नहीं था। तो अब क्या हो गया है, एक ऐसा ऑफेंस बन गया जो ऑफेंस पहले था नहीं, तो इसकी ट्रायल वापस से हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो व्यक्ति, अच्छा ये वाली बात अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 211 से 224 में कि साहब कौन कौन से आरोपों के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किए जाएंगे। उन आरोपों के लिए नहीं, कौन सा ऑफेंस बेटा, अच्छा उसमें क्षेत्राधिकार वाले में कि साहब अपराध कहाँ बन रहा है, उसके परिणाम कहाँ निकल रहे हैं, दोनों को उसका क्षेत्राधिकार। वैसे ना सर, किसी ने ग्रीवियस हर्ट किया और बाद में उसकी डेथ हो गई, तो क्या कहा था वहाँ पर, क्या कहा था कि साहब लड़ाई हुई यहाँ, पाली से शिफ्ट किया है जोधपुर में, उसकी डेथ कमिट होगी, क्षेत्राधिकार कौन सी कोर्ट का। इसमें तो क्या सामने पता चल रहा है, इसमें ऐसा कहा कि सामने यदि पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चला, तब फिर उसकी ट्रायल की जा सकती है, वो ऐसा कह रहा है। जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया है, उस पर ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहला विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं। ये वाली शर्त सबसे पहले वाले में पड़ी थी अपन ने 300 में कि साहब कोर्ट कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, और यदि सक्षम नहीं तो वापस ट्रायल की जा सकती है, जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। सब सेक्शन में 5 हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें सर अलग अलग है, मतलब पहले या तो आरोप नहीं लगाया गया था या सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया। किसी अन्य अपराध के तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है यदि न्यायालय, आरोप का कहाँ लिखा हुआ बेटा, ऐसा लिखा हुआ है कि आरोप लगाकर ट्रायल की जाएगी, ये कहा हुआ। स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, परिवाद का खारिज करना या फिर किसी भी मामले का उन्मोचन किया जाना इस सेक्शन को प्रभावित, मतलब इस सेक्शन से कवर नहीं होगा, डिस्चार्ज वगैरह करना। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर सी, पढ़ो जरा दीपक। ख के आपराधिक मानव वर्ग के लिए क पर सेक्शन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोषी किया जाता है। क की हत्या के लिए क का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सके। अच्छा, क्यों नहीं किया जा पा रहा बताओ। हाँ जी, तू क्यों नहीं कर पा रहा? एक ही कोटि का अपराध ना है ना, अभी अपन ने देखा था यदि हम उसी अपराध की वस्तु को दोषित कर पा रहे हैं तो उसकी निम्नतम श्रेणी में या उसी कोटि का अपराध नहीं कर रहे। जबकि इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो दीपक आप। इसका ही तो हाँ, बी इलस्ट्रेशन इससे पहले बना चाहिए। गौरवपति कार्य करने के लिए क का विचारण किया जाता है और वह दोषी किया जाता है। सत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है, आपराधिक मानव के लिए क का पूर्ण विचारण किया जा सकेगा। अभी आपका सवाल कि साहब वो बाद में मरा है, तो चाहे तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी ट्रायल किया जा सकता है और मर्डर के लिए भी किया जा सकता है। और यदि मर्डर के लिए ट्रायल किया जा रहा है, क्या कल्पेबल होमिसाइड की सजा दे सकते हैं उसको? दे सकते हैं। वो क्या पढ़ा था हमने 221 में कि साहब उस अपराध के अध्ययन आने वाले, हाँ उसके एक ही कॉपी के है या फिर एक ही टाइप के? उसके अध्ययन आने वाले ऑफेंस में उसको इसके बावजूद भी कि साहब उसके आरोप की विवेचना नहीं की गई तो उसको अपन दोषित कर सकते। सेक्शन 301 पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन से सेक्शन में पीपी का प्रावधान बताया हुआ? ये कह रहा सर 301 में बताया हुआ। 301 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, कैसे बनता है, कौन बनाता है?
कौन से सेक्शन में प्रावधान है? ये सोचा 206 का क्वेश्चन पूछा है इसमें। कैसे उत्तर चले इसने क्या इसको नहीं, इसको किसी ने बताया है, बताओ कैसे पता चला? एकदम इतना एग्जैक्ट कैसे बता सकता है? आपने बोला हुआ एकदम से, तो फिर इसे कैसे पता चला? क्या कहता करता है, अपील कर सकता है या फिर कोई अन्य दूसरी कार्रवाई अपॉइंट करवाने के लिए, ठीक है ना? तो लोक अभियोजक के द्वारा आते हैं किसी भी मामले का पार्षद लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच विचारण या अपील के अधीन है। हाँ देखो, जांच विचारण अपील के अधीन किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभियोजन कर सकता है। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किए जाने के लिए वकालतनामे पे साइन किया जाना जरूरी नहीं है। हाँ, तो पीपी तो पीपी वकालतनामा साइन थोड़ी करवाएगा यार, वो तो विक्टिम की तरफ से पे, पीपी किसकी तरफ से पे और अभी अपन नहीं पूछते ना, अभी ये कहते हैं मिलता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मान लो तुम्हारी और यश की लड़ाई हो गई, दांत तोड़ दिया आपस में, सुनो पहले मेरी बात, दांत तोड़ दिया यश ने ऋतिक ने आपस में एक दूसरे के, नहीं इसे तुम्हारे कपड़े बांध दिए, आगे से दांत तोड़ दिए, ठीक है? ये ठीक है। तो दोनों ने FIR दोनों करवाओगे? तो एक मामले में तो विक्टिम तुम हो और दूसरे मामले में विक्टिम, तो जिसमें तुम विक्टिम हो उसमें पीपी नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद कि साहब तुम्हारे पर FIR दर्ज है, तुम एक्यूज्ड भी हो। ये क्रॉस FIR है, ध्यान रखना है ना, उसी विक्टिम में अपन उसी को मामला कर रहे हैं। आगे चलो, किसी ऐसे क्या चीज भाई इसमें तो ट्रायल का पूरी वैसी की वैसी वही अब ये पीपी का काम थोड़ा सा अजीब इसी वजह से ही लगता है कि साहब लोग कहते हैं कि यार वो जो सरकारी वकील है नहीं, वो पहले तो मार साथ खड़ा हो, बाद में साथ वो करेगा बेचारे को, तो खड़ा होना ही छोड़ेगा। एक बात हुई है, और दूसरी बात अमूमन वकील साहब के बारे में ये बाहर चर्चा चलती है कि यार वो वकील साहब ने तो उनके पैसे खा लिए, वो तो सामने वाले वकील साहब से जाकर मिल गया। अरे यार एक कोई वकील साहब है जो मेरे साथ ऑफिस में बैठे, हम साथ में काम कर रहे हैं कोर्ट में, अब लड़ाई तो तुम दोनों वकीलों की दौड़ी हुई है, वो तो आपस में चाय पियेंगे नहीं पियेंगे, वो कहता है सर वो उसके साथ चाय पी रहे, वो तो पियेंगे बाबा। आगे चलो, किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी प्लीडर को अनुदेश देता है, तो मामले का बासाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक संचालन करेगा। और ऐसे अनुदेश प्लीडर क्या कहा इसने, एक छोटी सी बात लिखी है कि यदि कोई आदमी प्राइवेट आदमी के रूप में यदि कोई आदमी प्राइवेट व्यक्ति वकील साहब को हायर कर रहे हैं, तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशन में काम करेगा, निर्देश में काम करेगा, और न्यायालय के अनुज्ञा से उस मामले का साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप से तर्क पेश करेगा। हो गई 301 की बात। एक्चुअली पीपी वगैरह अपन सारा का सारा प्रावधान वहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सवाल आपसे, अभी वो जो निदेशालय जो जिसके बारे में प्रावधान सेक्शन नंबर 25A में बताया हुआ है, सरकार के कौन से महकमे के अधीन काम करेगा अभियोजन निदेशालय? यस, गृह विभाग। क्या लिखा? गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। और महेश, डायरेक्टर कौन रहेगा इसका? प्रोसिक्यूशन इसका प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट का डायरेक्टर कौन रहेगा? और डायरेक्टर अपॉइंट किसको कौन करेगा? भाई दो तरह की बातें वहां पर, एक तो एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर। डायरेक्टर के अधीन हमने देखा हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पीपी हैं वो उसके अधीन काम करेंगे, और डिप्टी डायरेक्टर के अधीन हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं
सॉरी लोअर कोर्ट के जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उनके तहत काम करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होना है, डिप्टी डायरेक्टर। हाँ, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है दीपक, डिप्टी डायरेक्टर के लिए 10 साल। कैसे अपॉइंट किया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट करती है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्ट से। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद या सुझाव के बाद? कंसल्ट है शायद। कंसल्ट है, कंसेंट है, रिकमेंडेशन है या एक्सेप्टेंस है? स्वीकृति, सुझाव क्या है? कॉन्फ्रेंस एक बार देखो शब्द क्या इस्तेमाल किया गया उसका। सहमति। सहमति, सहमति को इंग्लिश में क्या लिखा? कंसेंट। इंग्लिश में मतलब कॉन्फ्रेंस लिखा है। कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। लेकिन में सहमति लिखा तो याद रखना इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस शब्द आ रहा है तो उसको हम क्लिक करेंगे ना। तो इसका मीनिंग अलग होता है। यार इस कॉन्करेंट शब्द का थोड़ा सा अपन को हिंदी के व्याकरण में जाना पड़ेगा। क्या हुआ है? यस पीछे इसलिए चला गया, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूं मुझसे तो आप इधर आ जाओ। सेक्शन 302 दीपक पढ़ो। अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। हाँ, इससे पहले नलिनी बताओ कि किसी भी ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से मामले की शुरुआत की जाएगी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मामले को शुरू करेगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 25 में। नहीं 25 में से लिखा हुआ है। तो फिर वो जो सेशन ट्रायल है हाँ, सेक्शन नंबर 225 यही तो था। कौन करेगा? मैं किसकी तरफ से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से शुरुआत कौन करेगा? 226 में करेगा। पढ़ो। किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से बिन किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन से संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है। 1 मिनट। एसआई से अनिम्न पंक्ति के रैंक का कोई आदमी जो कि पुलिस संचालन किए जाने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है ना। तो सवाल है सेक्शन नंबर 25 का कि क्या कोई पुलिस अधिकारी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का काम कर सकता है? तो उसके 4 कंटेंट हैं। जीतू बताओ क्या क्या? उसने खुद ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 2 उसको डीएम ही अपॉइंट करेगा। कब? जबकि पीपी उपलब्ध नहीं, पीपी उपलब्ध नहीं है, डीएम को लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, मतलब उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं है और स्टेट नहीं सॉरी सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं है, ऐसा आदमी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसा अपॉइंट कर दिया गया है, किसकी परमिशन से वो ट्रायल करने वो करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा? मैजिस्ट्रेट की परमिशन। डीएम तो उसको बनाएगा, ये मैजिस्ट्रेट की परमिशन। किंतु महाअधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का अधिकार ना होगा। क्या लिखा? किंतु महाअधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार ना होगा। इन लोगों को अनुज्ञा की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, और हाँ, करेगा तो और परमिशन व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के बिना ऐसा, अच्छा इनके अलावा कोई आदमी? हाँ। ओके, मैंने कहा क्या बात लिखी। परंतु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजन किया जा रहा है भाग लिया है, तो अभियोजन का संचालन करने को उसको अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 24 और 25 के हवाले से। और अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है। हो गया सेक्शन 301, सेक्शन 302, 302 हुआ है। 303 अधिकार की बात है। किसके अधिकार की बात है? प्रतिरक्षा की। मतलब कोई भी एक्यूज व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो अपनी प्रतिरक्षा में, जैसे कि हमने पढ़ा जब ट्रायल चल रही है तो ट्रायल चलने में एविडेंस जब डिफेंस पर आ रहा है तो डिफेंस में फिर किसकी तरफ से प्रतिरक्षा की जा रही है? एक्यूज की तरफ से। तो एक्यूज अपनी तरफ से डिफेंस में हर किसी की तरह के वकील साहब को हायर करने का अधिकारी होगा। पढ़ो दीपक।
जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। इसमें दो बातें लिखी है ना, जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है, इसका मतलब ये है कि एक कार्यवाही ऐसी भी है जिसमें अक्यूज्ड व्यक्ति के रूप में व्यक्ति को कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता। कौन सी कार्यवाही? पर ये तो दंड न्यायालय के समक्ष सेशन प्राप्त करने की फाल्स मेंटेनेंस सेक्शन नंबर 125 एक्यूज देंगे। एक्यूज कब बनेगा वो? जब मैजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करके मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तब वो एक्यूज बनेगा। अभी वो एक्यूज देंगे। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे वो एक्यूज के रूप में है या एक्यूज से अन्यथा रूप में है, उसको प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा और अपनी पसंद का प्लीडर उसके द्वारा प्रतिरक्षा की जाएगी। नेक्स्ट 304 एक छोटी सी बात कह रहे हैं, अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। हालांकि जो सेक्शन नंबर 304 है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा पूछे जाने वाला सवाल है कि अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता मिल सकती है क्या? देखो, अभियुक्त को, यहाँ पर विक्टिम नहीं है। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, जैसे अजमल कसाब का मामला देखा था हम लोगों ने, आतंकवादी उस पर 26/11 का जो हमला था, एक्यूज था वो, पर फिर भी किसकी तरफ से पैरवी की जा रही है? गवर्नमेंट की तरफ से। एक्यूज एक ऐसा एक्यूज था जो हिंदुस्तान के बाहर का था, और यदि उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत अनुपालना करते हुए हम लोग दोषित नहीं करते, तो विश्व के पटल पर दूसरे देशों के द्वारा भारत की तरफ जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है, और ऐसा कहते हैं कि ये तो हो सकता है बेगुनहगारों को, हो सकता है वो गुनहगार था या नहीं था, इस तरह के इल्जाम नहीं लगे, तो उसकी प्रतिरक्षा किए जाने के अधिकार का को प्रतिरक्षित किए जाकर हम लोगों ने कार्रवाई की है ना। तो कुछ मामलों में विधिक सहायता पढ़ो जरा में, जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लेट द्वारा नहीं किया जाता, और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उत्तर करता है। तो ये तो होगी कोर्ट ऑफ सेशन की बात, जब कोर्ट ऑफ सेशन में किसी एक्यूज को लाया जा रहा है, ठीक है ना, और राज्य के पूर्ण अनुमोदन पे ऐसे हो जाएगा। तो सब सेक्शन सेकेंड आ जाओ सीधा। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में की जाए उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष भी किए जा सकते। तो सेक्शन 304 में दो बातें बताई, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा राज्य के अन्य न्यायालय में भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। और सब सेक्शन नंबर 2 में क्या बात लिखी है कि साहब उनके फीस, उनके चयन का ढंग और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में नियम तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, मगर राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से हाईकोर्ट में। सेक्शन नंबर 305 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है, निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। अभियुक्त का मतलब हो गया कि साहब जब अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी लीगल पर्सन के द्वारा किया गया, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या लीगल पर्सन पर ट्रायल चल सकती है? हाँ, चलेगी। तो वो आदमी कौन होगा जिसके ऊपर ट्रायल चलेगी, या फिर जो आदमी कोर्ट में अपनी तरफ से हाजिरी देगा? सब सेक्शन नंबर 2 जहाँ कोई निगम जांच का विचारण अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहाँ ऐसे जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगा। तो कौन अपॉइंट करेगा? ऐसा संस्था या फिर ऐसा निगम ही एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा। बस इतना बहुत है सेक्शन 305 से। सेक्शन 306 सह अपराधी को क्षमादान। क्या है नलिनी सह अपराधी?
अभी मतलब सिर्फ अपराध हुआ, उनको है ना ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रायल स्टार्ट कब होती है? कॉग्निजेंस ले लेता है और फिर आगे वो मतलब सब वारंट। दीपक, क्या किसी अपराध में कॉग्निजेंस ले लिया जाना मात्र इस बात का विनिश्चय है कि ट्रायल स्टार्ट हो गई? ट्रायल स्टार्ट कब होती है? जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज हो, प्रसंज्ञान में लिया जाना मात्र ट्रायल स्टार्ट किए जाने का आधार नहीं है ना। प्रसंज्ञान लिए जाकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आदेश दिए जा सकते हैं और फिर लगता है कि हमने ट्रायल किए जाने की लायक बात नहीं, तो फिर सेक्शन नंबर 201 में परिवाद खारिज करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अच्छा ये सेम वही बात है जो मैंने बताया था ना कि विटनेस आने से पहले सेक्शन नंबर 156(3) और 155(2) के आदेश दे सकते हैं, संज्ञान में लेकर फिर ही तो दे रहे। संज्ञान लिया जाना मात्र इस बात का द्योतक नहीं है कि विचारण शुरू हो गया, नहीं, विचारण शुरू करने के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अभी क्या सवाल है अपना? सह अपराधी। तो सह अपराधी कौन है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किए जाने के पहले। अच्छा, अभी तक तो अपन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात ही मत करो, आप उनको क्या करना है? सह अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुख्य अपराधी के साथ उपस्थित होकर या मुख्य अपराधी के साथ कल्पना करके या फिर एक ही समान राशि के अग्रसरण में करते हुए किसी अपराध को घटित किया है। वो व्यक्ति कौन है? सह अपराधी। सेक्शन नंबर एविडेंस का कौन सा है जो सह अपराधी के उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताता है? 137 क्या है? एग्जामिनेशन का 138 है ऑर्डर ऑफ एग्जाम और 137 है एग्जामिनेशन का। अच्छा, ऑर्डर पेपर सेक्शन नंबर 138, हाँ 133। सबसे पहली बात तो कि क्या सह अपराधी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है? कॉम्पिटेंट विटनेस का मतलब है कि उसके द्वारा दी गई गवाही के आधार पर मुख्य अपराधी को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि रंग दे बसंती मूवी आमिर खान के साथ में सभी के सभी लोग मिलकर एक मंत्री की डेथ कमिट करते हैं और उनके साथ में एक आदमी होता है, अनुपम खेर का बच्चा होता है। अनुपम खेर खुद एक मंत्रालय में मंत्री होता है। तो उसके बच्चे को वो क्या कहता है कि तुमको तो हम सरकारी गवाह बना लेंगे, सह अपराधी बना लेंगे, तुमको बस केवल इतनी सी बात कहनी है कि साहब मेरे साथ में इन सभी लोगों ने मिलकर अपराध किया। तो उन सभी लोगों ने मिलकर अपराध में ये भी अपराधी शामिल था। तो इस व्यक्ति के द्वारा दी गई गवाही नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा दी गई गवाही पर बाकी सभी लोगों को क्या किया जा सकता है? दोष सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 133 में लिखी हुई है। कहा कि कोई दोष सिद्धि केवल मात्र इस वजह से अवैध नहीं है कि सह अपराधी के द्वारा दिए गए साक्ष्य को बिना संपुष्ट किए गए की गई है। अब संपुष्ट क्या होता है? संपुष्ट का मतलब होता है सर उसका जो बयान दिए हैं वो भी बोला तो उसको पहले और कंफर्म करवाया जाएगा, अन्य किसी परिस्थिति से रिलेट करवाया जाएगा, कोरोबोरेट किया जाएगा, है ना। नंबर 1 बात तो ये होगी सह अपराधी। तो सह अपराधी के बयान कानूनी प्रक्रिया में क्यों जरूरी पड़ रहे हैं? इसलिए जरूरी पड़ रहे हैं कि एक वो आदमी जो अपराध में लिप्त था वो आकर ये बात कहते हैं कि हम सब लोगों ने मिलकर के अपराध किया है, तो ये तो स्पीडी ट्रायल का एक फॉर्मूला हो गया। और पुलिस की इंक्वायरी में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी ट्रायल भी कम होगी कि साहब ये तो साक्षात बयान है, ये तो मौजूद व्यक्ति का जो ये कह रहे हैं, और एविडेंस भी इसको रोकती नहीं कि साहब सह अपराधी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर। तो इस तरह के किसी भी व्यक्ति को दोषित किए जाने के लिए न्यायालय किसी सह अपराधी को क्षमादान दे सकता है, पार्डन दे सकता है कि यदि आप सरकारी गवाह के रूप में काम करते हो तो आपको उस अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, आपको माफ कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी ही वॉज द एक्टिव ऑफेंडर इन दिस ऑफेंस, वह सक्रिय अपराधी था इस अपराध में, फिर भी इस शर्त पर कि साहब अपराध की सभी परिस्थितियों से वो न्यायालय को परिचित करवा देवे और आपको दोष मुक्त कर दिया जाए। तो ये स्थिति होगी सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने के बाद। सह अपराधी को क्षमादान क्यों दे रहे? न्यायिक प्रक्रिया को सुगम और आसान बनाने के लिए, स्पीडी ट्रायल करने के लिए। और ये न्याय के हित में जरूरी भी है कि एक आदमी को सरकारी गवाह, अपन ने रंग दे बसंती मूवी भी देखी है, उस रंग दे बसंती मूवी में इसको भगत सिंह को फंसाने के लिए एक आदमी को पकड़ते, आपको पता है, और उस आदमी के साथ में बहुत तरह की यातनाएं करते हैं। हालांकि वो बेचारा मुंह खोलता नहीं है, पर अंत में वो कह देता है कि हम लोगों ने मिलकर
उसको उसकी डेथ कमिट की थी। किसकी? रंग दे बसंती मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? सॉरी, रंग दे बसंती नहीं, मैं अभी ये क्या कह रहा था, हाँ, भगत सर, सिंह देखी नहीं आप लोगों ने? मेरा- वॉक करते हुए गोली मार देता है। हाँ, वो एक प्लानिंग करते हैं, दूध की बंडी लटका के साइकिल वाले पर उसको पंक्चर को सही कर देते हैं। मेरा मानना आप लोगों को देखनी चाहिए। और 2 मूवी आई है, एक तो ये अजय देवगन और एक तो एक है ये बॉबी देओल जिसमें तो निभाता है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभा रहा है, लेकिन उसमें सनी देओल निभा रहा है। तो आपको एक बार मूवी ये जरूर देखनी चाहिए। कौन सी वाली? अजय देवगन की अभिनीत वाली, बहुत तगड़ी मूवी। हाँ, तो सह अपराधी को समाधान, सवाल ये है कि सह अपराधी को समाधान कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट। मामला कोर्ट ऑफ सेशन में कब जा रहा है? सुपुर्द किए जाने के बाद में। और सुपुर्द किए जाने के बाद में जब वो संज्ञान ले रहा है तो मामला पे इन्वेस्टिगेशन में तो रहा नहीं है। कहाँ रहा है फिर? या तो जांच में या विचारण में। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब सह अपराधी को भेजा जाएगा माफ करने के लिए, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन किसी आदमी को शक पर एविडेंस लेता है, तो क्या कहा जाएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन ने किस स्थिति में आकर उसको समाधान किया है? जांच या विचारण की स्थिति में। जबकि मैजिस्ट्रेट कब कब कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन, जांच या विचारण की स्थिति में उसको समाधान कर रहा है। अब कौन कौन से मैजिस्ट्रेट समाधान कर रहे हैं? सीजेएम, महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 3 आदमी किन किन स्तर पर किसी आदमी को दोषी सिद्ध कर रहे हैं? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन, जांच और विचारण, इन तीनों स्थिति में कौन कौन कर सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ कर रहे हैं? इंक्वायरी और ट्रायल में, इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर रहे। समझ रहे हो? पढ़ो, महेश पढ़ो जरा। 306 सह अपराधी को समाधान किसी ऐसे अपराध से जिसे ये धारा लागू होती है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधी या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से। 1 मिनट, लक्ष्य क्या है? साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से। 306 का मोटो, टू कलेक्ट द एविडेंस। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध एक मिनट याद रखना, बात इसने लिखी है सीजेएम और एमएम, 2 को शामिल किया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं किया। तो ये सीजेएम और एमएम कब कर रहे हैं? अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण, किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तीनों ही स्थितियों के दरमियान। हाँ, मैं उस व्यक्ति को इस शर्त पर समाधान कर सकता है पर किसी प्रकरण में और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रकरण में उस इसमें क्या लिखा है इसने कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो समाधान कर रहा है, जांच या विचारण, और बाकी के दोनों अन्वेषण, जांच, विचारण। ठीक है, ध्यान रखना पूछा हुआ क्वेश्चन। किसी प्रकरण में उस व्यक्ति को इस शर्त पर समाधान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिसकी उसे जानकारी हो पूर्ण और सत्य प्रकटन कर। किस शर्त पर करेगा? सारी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। ध्यान रखना, यदि कभी किसी अपराध में संलिप्तता हो भी जाए और कोई आदमी पुलिस पर अपराधी को जाकर कह दे कि साहब मैं सह अपराधी बनने के लिए तैयार हूँ, तो पहले शर्त ये होनी चाहिए कि उसने खुद से अपराध में भाग लिया। मान लो एक अपराध में 5 आदमी थे और 5 ही आदमी सह अपराधी बनने के लिए तैयार है तो इसका मतलब क्या हो गया? उन 5 आदमी ने अपने खिलाफ कन्फेशन दे दिया है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जा सकती है। तो जो सह अपराधी बने जाने की स्थिति आरोप की विरचना किए जाने के पहले की स्थिति है। और यदि कोई आदमी आरोप की विरचना होने के बाद 2 आदमी में से एक आदमी किसी दूसरे आदमी के विरुद्ध बयान दे रहा है कि सर हाँ हम दोनों ने मिलकर इस तरह के अपराध को किया था, तो ऐसी स्थिति में उस आदमी को क्या किया कहा जाएगा? सह अपराधी या सह अभियुक्त? सह अभियुक्त। दूसरा सवाल कि सह अभियुक्त के द्वारा दिए गए बयान को दोष सिद्धि का गहरा निशान माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? उसका कारण ये है कि हो सकता है कि वो अपने अपराधी अपने दोस्त के साथ चोट करना, अपने वो ऐसा आदमी है जो खुद पर ही आरोप लगा हुआ है, उसकी संलिप्तता या फिर उसकी संदिग्धता इस बात के बयान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 2
ये धारा निम्नलिखित पर लागू होती है। अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा दंड विधि संशोधन अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारने कोई अपराध। ठीक है। दूसरा ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध। ठीक है। तीसरा प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन समाधान करता है तो ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करेगा कि समाधान उस व्यक्ति द्वारा जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा। किसकी प्रतिलिपि निःशुल्क दी जा रही है? सह अपराधी के द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी अभियुक्त को निःशुल्क दी जा रही है। ठीक है। चौथा उपधारा 1 के दिन समाधान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पर्चा द्वारा विचारण में यदि कोई हो साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। जिस आदमी ने अपना अपराध को स्वीकार नहीं, सह अपराधी के रूप में बयान देना स्वीकार किया है, वो क्या एक्यूज्ड रहेगा या विटनेस रहेगा? अब वो साक्षी बन जाएगा। ठीक है, तो साक्षी की तरह परीक्षा की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में नियुक्त रखा जाता है। यदि वो ऑलरेडी बेल पर है तब तो एक अलग बात है, मगर सह अपराधी का बयान दिए जाने के बाद में वो कह रहा है कि जमानत पर लोगों के साथ, अब उसको जमानत पर नहीं रखेंगे, किस पर रखेंगे? अभिरक्षा में ही नियुक्त रखा जाएगा। क्योंकि हो सकता है उस आदमी की सुरक्षा का खतरा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अन्य अपराधी व्यक्ति उसको टॉर्चर नहीं करे। ठीक है। 5 जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के दिन किया गया समाधान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के दिन अपेक्षा की जा चुकी, वहाँ अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना मामले को यदि अपराध अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। भाई ट्रायल कर भी नहीं, कौन से मामले में होगी साहब इस तरह के समाधान की बात लिख रखा है सबसेक्शन 2 में? या तो मामला एब्सोल्युटली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और या फिर मामला ऐसा जिसमें 7 वर्ष से अधिक की कठोर सजा दी जा सकती है। अब लिख रखा है कि यदि एब्सोल्युटली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो फिर वो क्या करेगा? फिर सीधा कमिट कर देगा। नेक्स्ट, किसी अन्य दिशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा। सेकंड पॉइंट नहीं पढ़ाते हैं। यदि अपराध अनंत दंड विधि संशोधन अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के तो स्पेशल एक्ट के तहत हो जाएगा, और अंत में यदि अन्य दिशा में है तो फिर मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसको ट्रायल करेगा। ये सेक्शन नंबर 306, इसी को अपन मुख्य भी करते हैं, इसी को अपन अप्रूवर कहते हैं। 2 तरह के भूमियों के लिए एग्जाम्पल अपन ने बता दिए। रंग दे बसंती और भगत सिंह में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। पुलिस अपराधी किसी दूसरे आदमी को दोषी करने के लिए उसके साथ में अपराध के रूप में संलिप्त रहने वाले व्यक्ति को दबाव बना के उसके विरुद्ध स्वीकृति ले लेती है, और उसके विरुद्ध स्वीकृति लिया जाना सह अपराधी के द्वारा स्वीकृति है, और सह अपराधी के द्वारा स्वीकृति सेक्शन नंबर 133 के अधीन एक पूर्ण साक्ष्य में शामिल है। सेक्शन 307। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन कि जो आदमी सह अपराधी के रूप में आ गया है, अब उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? एक्यूज्ड या विटनेस? विटनेस की तरह। सेक्शन 307 क्या कह रहा है? समाधान पढ़ो जरा दीपक। मामले की सुपुर्दी के पश्चात किसी समय किनको निर्णय दिए जाने से पूर्व न्यायालय जिससे मामला सुपुर्द किया जाता है। अब ये मामला कोई दूसरा ही आ गया कि साहब कमिट कर दिया गया था, उससे पहले किसी भी व्यक्ति को दोष सह अपराधी को समाधान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को? किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या संदिग्ध समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर समाधान कर सकता है। इसका भी क्या लक्ष्य है? विचारण में साक्ष्य अभिप्राप्त किए जाने के। और कब करेगा ये कोर्ट ऑफ सेशन? कब करेगा? जांच या विचारण के तहत। इसमें इन्वेस्टिगेशन के तहत नहीं करेगा। इसमें कौन करेगा ये नहीं पता। कोर्ट ऑफ सेशन सुपुर्द किसको कर रहे हैं अपन? मामला सुपुर्द किए जाने के बाद। तो सेक्शन 306 में कौन कर रहा है समाधान? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। सेक्शन 307 है टाइम क्या होगा? 8 और 10